हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के श्रीनगर में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के लोगों को भड़के हुए हैं और सत्ता पर पहुंचने के लिए ये देवभूमि की संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण वोट बैंक वाला फॉर्मूला आजमा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, सत्ता आती है तो इनका भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाता है और सत्ता जाती है तो पूरी ताकत षड्यंत्रों में लगा देते हैं और बौखला जाते हैं। पिछले 10 सालों से लोकसभा में उत्तराखंड के लोग इन्हें शून्य दे रहे हैं। विधानसभा में 5 साल से ये सत्ता से बाहर है। पहले चरण की वोटिंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत पे ही वोटर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पहले चरण के वोटर्स से मैं क्षमा याचना करता हूं। अब दूसरे चरण के चुनाव अभियान का आगाज कर रहा हूं, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा, जो यूपी को अपराध से मुक्त रखेंगे, उसको ही वोट देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे चुनाव में लगे सभी कर्मचारियों का आभार देता हूं और जो कतार में खड़े लोग अपनी ड्यूटी करने, वोटिंग करने पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ाने और आगे बढ़ाते रहने के लिए सरकार का आना बहुत जरूरी है। प्रदेश में विकास का काम होता रहे, इसके लिए भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान सपा पर जमकर निशाना साधे। उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद पार्टी है उससे माफिया की चिंता है। अपने परिवार की सेवा में लगे रहने वाले लोग, परिवार का भला सोचने वाले लोग, गरीबों, दलितों और शोषितों, वंचितों के लिए कभी कुछ नहीं सोचते। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि योगी की सरकार यूपी के अलग अलग जिलों को अच्छी सड़कों से जोड़ रही है, कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार का ये इतिहास है, ये परंपरा है कि भाजपा सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। ये हमारी ही सरकार है जिसने गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले कई ज्यादा का भुगतान किया है। किसानों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे गन्ना किसानों को एक और परेशानी से मुक्ति दिलाने का स्थायी उपाय भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जब जरूरत पड़ेगी तब एथेनॉल प्लांट बनाएंगे, लेकिन गन्ना किसान को परेशानी नहीं होने देंगे। चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी एएनआई को इंटरव्यू दिए, जिसमें उन्होंने 5 राज्यों में चुनावी जीत का दावा किया। साथ ही लखीमपुर खीरी कांड और परिवारवाद के अलावा राहुल गांधी के सवालों पर भी बात की। उन्होंने कहा, जो सुनता ही नहीं उसे मैं कैसे जवाब दूं। राहुल गांधी बात बात पर संसद छोड़ देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने चीन के बारे में संसद में बोला। चीन की सेना हिंदुस्तान की धरती के भीतर बैठी है, मगर नरेंद्र मोदी इसको लेकर कुछ नहीं करते। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में लंबा भाषण दिया और पूरे भाषण में कांग्रेस पार्टी के बारे में ही जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं राहुल गांधी सुनता नहीं है। उस लाइन का मतलब समझें। मैं बताता हूं, इसका मतलब है कि राहुल गांधी पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता है, ये पीछे नहीं हटता है। मैं क्यों उनकी बात सुनूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में जनसभा की। इससे पहले सीएम ने द्वारहाट में प्रचार किया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी उत्तराखंड दौरे में 4 चुनावी सभाएं और 2 डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में शामिल हो चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस में कॉमेडी विद राहुल चल रहा है। नेहरू जी ने विभाजन कर 2 भारत बनाए थे, अब कोई भारत पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, बीजेपी सांसद महेश शर्मा, जनरल वीके सिंह समेत कई मंत्रियों ने मतदान किया और पहले चरण में
23 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिसमें 73 महिला उम्मीदवार शामिल है। बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो कि 6 बजे शाम तक चलेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 बजे तक 52.17%, मथुरा में 38.91%, वहीं अलीगढ़ में 45.91% मतदान, हापुड़ में 3 बजे तक 51.63% वोटिंग, बागपत में और 50.61% और गौतम बुद्ध नगर में 47.25% मतदान हुआ। यूपी के वोटिंग वाले हर जिले में कम से कम 50% मतदान स्थलों पर लाइव वेबसाइटिंग की व्यवस्था की गई है और जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तर पर किया जाएगा। वहीं बड़ी संख्या में सैनिक बलों की तैनाती की गई है। वोटिंग के दौरान अलग अलग विधानसभाओं के कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने की घटनाएं सामने आई है। बागपत विधानसभा में, वहीं खेखड़ा बूथ संख्या 245 पर ईवीएम मशीन 30 मिनट तक बंद रही। बिजनौर में रैली के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीन में खराबी को लेकर कहा कि आज सुबह से बहुत जगहों से सूचना मिल रही थी कि ईवीएम खराब है। ईवीएम पर कई घंटे वोट नहीं डाल पाए। चुनाव आयोग को तैयारी करनी चाहिए थी, चुनाव निष्पक्ष हो ताकि इस प्रकार की रुकावट न आए। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में कुरान गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। वहीं मथुरा में माठ विधानसभा में नगला सपेरा गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, जिसकी जानकारी मिलते ही डीएम पहुंचे और उन्हें मनाने की कोशिश की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बिना भेदभाव के प्रदेश का चंगुमुखी विकास कर हर वर्ग में मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। बीते 5 सालों में विकास की ये यात्रा गांव-गांव तक पहुंची है। संभल में चंदौसी क्षेत्र में सड़कें इस बात का प्रमाण है कि जो कहा कि सो करके भी दिखाया है। चेन्नई के बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने तमिलनाडु बीजेपी कार्यालय पर देर रात करीब 1 बजे पेट्रोल बम फेंका। इसको लेकर बीजेपी के कराटे वही ने कहा है कि उनके कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया है। इसी तरह की घटना 15 साल पहले हुई थी, जिसमें डीएमके का हाथ था। लखनऊ में यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों को लिस्ट उनकी जारी कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कांग्रेस ने गोरखपुर शहरी क्षेत्र में चेतना पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस दौरान मुकुल वासनिक ने बताया कि 33 उम्मीदवारों की सूची में 15 महिला प्रत्याशी हैं। पूर्व WWE चैंपियन द ग्रेट खली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति भारत को आगे बढ़ाने की है, जिससे प्रभावित होकर वो पार्टी में शामिल हुए हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को जमानत मिल गई है। यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय को जमानत दे दी है। वहीं आशीष पर किसानों को जीप से कुचलने का आरोप है, जिसे 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर में दोपहर 12:45 पर 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र गुलग्राम से 96 किलोमीटर उत्तर में और 20 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कई जगह लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे। साल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के नतीजों का ऐलान हो गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत दरों से कोई भी बदलाव नहीं किया है और लगातार 10वीं बार आरबीआई की पॉलिसी दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.5% पर बरकरार रहेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 4.25% रहेगा। पॉलिसी का रुख अकोमोडेटिव रखा गया है और एमपीसी में
6 में से 5 सदस्यों ने फैसला किया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को ब्याज दरों में बदलाव किया था। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इकोनॉमी में सुधार की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने FY23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटकर 7% किया है। FY23 की दूसरी छमाही से महंगाई में कमी आई। आरबीआई गवर्नर ने कहा वित्तीय वर्ष 2022 में महंगाई दर 5.3% रहने का अनुमान है, जबकि चौथी तिमाही में 4.5% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 23 की पहली तिमाही में 4.9% और वित्तीय वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में 5%, तीसरी तिमाही में 4% और चौथी तिमाही में महंगाई दर 4.2% रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा बैंकों को प्रशासन और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए सिस्टम में। वहीं लिक्विडिटी के लिए कोई भी समस्या नहीं है। बैंकों की बैलेंस शीट में मजबूती बरकरार है। गवर्नर ने एनपीसीआई द्वारा विकसित एक प्रीपेड ई वाउचर ERUPI की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया है। कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद के मद्देनजर बेंगलुरु में स्कूल कॉलेजों के 200 किलोमीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी 2 हफ्ते तक चलेगी। हाईकोर्ट ने इस विवाद पर लगातार दूसरे दिन कोई फैसला नहीं हो पाया है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में अदालत का कोई फैसला नहीं आता है तब तक छात्र हिजाब पहनने की जिद न करें। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हस्तक्षेप करने की बात कही है। हिजाब मामले पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि स्कूल परिसर और छात्रों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों में अवकाश किया गया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसा कुछ भी न करें जिससे स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग हो। मामला कोर्ट में लंबित है और हर दिन सुनवाई चल रही है। भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक चलाने के वायरल वीडियो पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा ये तो प्रमाणित नहीं होता है कि वीडियो कब का है। संवेदनशील विषय कोई आए तो सोशल मीडिया पर मर्यादा का पालन करना चाहिए। वीडियो पर कार्रवाई को लेकर कहा गया कि ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर विचार किया जाएगा। सांसद संतोष पांडे को फरारी घोषित करने के मामले पर लोकसभा सचिवालय ने संज्ञान लिया। इसे लेकर 5 दिनों में डीजीपी से जवाब मांगा गया है। बीजेपी सांसदों ने मामले की शिकायत की थी। कवर्धा पुलिस ने सांसद को फरार घोषित किया है। पुलिस ने सांसद की संपत्ति की भी जानकारी मांगी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कल अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे। मोहन मरकाम कल यहां संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। दतिया के कोटरा गांव में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की दरियादिली की खूब चर्चा है। सिंध नदी पर आई बाढ़ के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने जिस बेटी की जान बचाई उसकी शादी में नहीं पहुंच पाए। ऐसे में उन्होंने भतीजे विवेक मिश्रा को भेजा। शादी में पूरा दहेज दान दिया और वैवाहिक कार्यक्रम पूरा करने के लिए पैसों का लिफाफा दिया।